नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है। एक बार हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम और गांधी जी का अभ्युदय 7th यूनिट का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। और गांधी जी का अभ्युदय टॉपिक ही आज हम इसमें पढ़ना शुरू करेंगे। प्रारंभिक जीवन तथा दक्षिण अफ्रीका में सत्य का प्रयोग। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता काठियावाड़ के दीवान थे। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करने के उपरांत वे गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिणी अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि जो एशियाई मजदूरी करने दक्षिणी अफ्रीका गए थे, वे किस प्रकार प्रजातीय उत्पीड़न और भेदभाव के शिकार थे। वहां उन्होंने गोरों द्वारा काले लोगों से रंग के भेदभाव की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। इसके पश्चात गांधी जी ने निश्चय किया कि वहां वे रुककर भारतीय मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देंगे और उन्हें संगठित करेंगे। गांधी जी 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रुके। तत्पश्चात वे भारत आए। दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत भारतीय 3 वर्गों में संगठित थे। प्रथम वर्ग वे मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका से आए हुए मजदूर थे, जो 1890 के पश्चात गन्ने के खेतों में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका आए थे। दूसरे वर्ग में भारत से आए मेमन मुसलमान थे, जो मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका में आए थे। और तीसरे वर्ग में भारत से आए हुए वे मजदूर थे, जो कार्य को अनुबंध समाप्त होने के पश्चात अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे थे। ये भारतीय मुख्यतः अशिक्षित थे और उन्हें अंग्रेजी का अत्यल्प या बिल्कुल ज्ञान नहीं था। ये सभी दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव के शिकार थे। दक्षिणी अफ्रीका की गोरी सरकारें ने भारतीयों पर अनेक जुल्म ढाती थी। इन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, मत देने के अधिकार से वंचित रखा गया था। इन्हें कुछ विशेष स्थानों पर रहने की अनुमति थी, जो अत्यंत संकीर्ण तथा गंदे थे, एवं यहाँ की मानवीय दशाएं अत्यंत निम्न थीं। गोरी सरकार ने 9 बजे रात्रि के पश्चात भारतीय तथा काले अफ्रीकियों के घर के बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा उन्हें सार्वजनिक फुटपाथों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। अब हम समझते हैं संघर्ष का उदारवादी चरण। 1894 से लेकर के 1906 तक का पीरियड, 1894 से 1906 तक का। इस चरण में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार को याचिकाएं एवं प्रार्थना पत्र सौंपने की नीति अपनाई। उन्होंने ब्रिटेन को भी इस संबंध में अनेक प्रार्थना पत्र भेजे। उन्होंने ब्रिटेन से मांग की कि वह इस विषय पर हस्तक्षेप कर भारतीयों की दशा सुधारने का प्रयत्न करे, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। अतः ब्रिटेन का उत्तरदायित्व है कि वह भारतीयों पर हो रहे प्रजातीय भेदभाव एवं उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करें। गांधी जी ने सभी भारतीयों को संगठित कर नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की, नेटल भारतीय कांग्रेस, तथा इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन। अब हम समझते हैं अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल, 1906 से 1914 का टाइम पीरियड। दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध गांधी जी के संघर्ष का दूसरा चरण 1906 में प्रारंभ हुआ। इस चरण में गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह 1906। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने एक विधान बनाकर प्रत्येक भारतीय के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हर समय अपने पास रखें। तदुपरांत गांधी जी के नेतृत्व में सभी भारतीयों ने इस भेदभाव मूलक कानून का विरोध करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने इस हेतु अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। गांधी जी सहित कई भारतीयों को पंजीकरण कानून का विरोध करने के कारण जेल में डाल दिया गया। बाद में सरकारी अधिकारियों ने स्वयं ही इन सभी निडर भारतीयों का छल पूर्वक रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन भारतीयों ने अपना विरोध अभियान जारी रखा तथा गांधी जी की अगुवाई में अपने रजिस्ट्रेशन के कागजातों को सामूहिक रूप से जला दिया। प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक का विरोध। इस बीच सरकार ने एक और कानून बनाया, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकना था। इस कानून का विरोध करने हेतु अनेक वरिष्ठतम भारतीय नाटाल से ट्रांसवाल आए। ट्रांसवाल के तमाम भारतीयों ने भी आंदोलनकारियों का साथ दिया। लोगों ने कई स्थानों पर लाइसेंस का उल्लंघन किया। कानून का विरोध करने के लिए भारतीयों ने एक प्रांत से दूसरे प्रांत की यात्रा की। सरकार ने विरोधियों के प्रति दमन का मार्ग अपनाया।
1908 में गांधी जी को कारागार भेज दिया गया। कई अन्य भारतीयों को भी जेल भेज दिया गया। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। ज़्यादातर गरीब इसके शिकार हुए। व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंचाने की भी सरकार ने धमकी दी। अब हम समझते हैं टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म क्या है? देखिए, ये किस तरह का फॉर्म है या फार्म है, जो भी है। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन धीरे धीरे संकटग्रस्त होने लगा। आंदोलनकारियों की सक्रियता धीरे धीरे कम होने लगी और सरकार का अड़ियल रुख बरकरार रहा। 1909 में गांधी जी तथा अंग्रेज अधिकारियों के मध्य वार्ता का कोई खास परिणाम नहीं निकला। यद्यपि अभी भी इसका आंदोलन को जारी रखना आवश्यक था, लेकिन आंदोलन से संबद्ध भारतीयों के मध्य आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण गांधी जी ने वर्ष 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। इस फार्म में गांधी जी ने अपने एक जर्मन शिल्पकार मित्र कालेनबाग की मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की पुनर्वास स्थापना को हल किया। तो ये टॉलस्टॉय फार्म नहीं है, कोई फार्म है, खेत है, तथा उनके भरण पोषण की व्यवस्था की। भारत से भी यहाँ काफ़ी पैसा भेजा गया। अब हम समझते हैं पोल टैक्स तथा भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान। इस बार सत्याग्रह का बड़ा स्वरूप था। इकरारनामे की अवधि समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर सरकार ने 3 पाउंड का कर लगा दिया। इसके खिलाफ तीव्र सत्याग्रह छिड़ गया। भारतीयों में ज़्यादातर गरीब मजदूर थे, जिनकी मासिक आमदनी 10 शिलिंग से भी कम थी। ऐसे में 3 पाउंड का कर उनके लिए बहुत ज़्यादा था। इस समय नियम के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो इसमें लगभग सभी भारतीयों ने भाग लिया था। इसके व्यापक जन आंदोलन का रूप ले लिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने आंदोलन को और भड़का दिया। कोर्ट ने उन सभी विवाहों को जो ईसाई पद्धति से नहीं हुए संपन्न, उनका पंजीकरण नहीं हुआ था, अवैध घोषित कर दिया। इस कानून के अनुसार ईसाई के अलावा जो हिंदू, मुस्लिम और पारसी रीति रिवाजों से संपन्न शादियाँ अवैध थीं और ऐसी शादियों से उत्पन्न संतानें भी अवैध थीं। भारतीयों ने इस फैसले को अपनी महिलाओं का अपमान समझा। गांधी जी सहित उनके अनेक सत्याग्रही कानूनों की अवहेलना कर नटाल से ट्रांसवाल पहुंच गए। सरकार ने इन लोगों की बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया। शीघ्र ही खदान मजदूर और बागान मजदूर भी सक्रिय रूप से आंदोलन को सम्मिलित हो गए। इन मजदूरों ने सरकारी दमन के विरुद्ध हड़ताल कर दी। सरकार की कठोर दमनकारी नीतियों से समूचा भारतीय समुदाय तिलमिला उठा। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे देश का दौरा कर इस अत्याचार के खिलाफ जनमत तैयार किया। लॉर्ड हार्डिंग तक ने इसकी निंदा की तथा इस अत्याचारों के आरोप की भी निष्पक्ष जांच करने की मांग की। समझौता परक समाधान। गांधी जी, लॉर्ड हार्डिंग और गोखले तथा C.F. एंड्रयूज से कई दौर की लंबी बातचीत के पश्चात दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने भारतीयों की मुख्य मांगें मान ली। 3 पाउंड का कर तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबद्ध कानून भारतीय समाप्त कर दिए गए। भारतीयों को उनके रीति रिवाज में विवाह करने की छूट प्रदान की गई तथा अप्रवासियों की तरह कठिनाइयों पर दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। गिलबर्ट मुरे, जो हिरबर्ट जनरल में गांधी पर क्या कहते हैं, हिरबर्ट जनरल कोई अखबार है, उसमें हिरबर्ट जनरल में गिलबर्ट मुरे नाम का आदमी क्या कहता है गांधी जी के ऊपर। ऐसा व्यक्ति जिसे इंद्रिय सुख की चाह नहीं है, उसे धन, ऐश्वर्य, सुख, प्रशंसा एवं प्रोन्नति की चाह नहीं है, लेकिन जो वो सही मानते हैं उसके लिए वे दृढ़ निश्चयी थे। वह एक खतरनाक और कष्टप्रद शत्रु थे, क्योंकि उनके शरीर को नियंत्रित किया जा सकता था, उनके आत्मा एवं आत्मबल को नहीं। ठीक है, उनके शरीर को नियंत्रित किया जा सकता था। ऐसा गांधी जी के बारे में हिरबर्ट जनरल में छपे अखबार के बारे में गिलबर्ट मुरे कहता है। अब हम समझते हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव कैसे रहे? पहला, दक्षिण अफ्रीका में गरीब भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया कि भारतीय जनता आवश्यकता पड़ने पर किसी उदात्त उद्देश्य के लिए जुझारू, संघर्ष और बलिदान करने को तैयार हो सकती हैं। दूसरा, यहाँ गांधी जी विभिन्न संप्रदाय एवं समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के मध्य एकता स्थापित करने में सफल हुए। उनके नेतृत्व में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, अमीर, गरीब, पुरुष, महिला सभी ने कंधे से कंधे मिलाकर आंदोलन में भाग लिया।
गांधी जी ने इस सबक सीखा कि कई बार नेताओं को ऐसा सख्त निर्णय भी करने पड़ सकते हैं जो उनके समर्थकों को पसंद न आए। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरण में एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व में नए अंदाज, संघर्ष के लिए नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला। इसके फलस्वरूप वे गांधीवादी रणनीति व संघर्ष के तरीकों की विशेषताओं और कमियों दोनों से भली भांति परिचित हो गए तथा उन्हें विश्वास हो गया कि ये सब ही बेहतर हैं। गांधी जी की सत्याग्रह की तकनीक। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान सत्याग्रह तकनीक का प्रयोग किया। सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी ने ईसाइयों की जरूरत को देखते हुए सत्याग्रह के कुछ तत्व भारतीय परंपरा के जोड़े और टॉल्स राय के दर्शन को भी शामिल किया, जिन्होंने कहा कि बुराई का सामना अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी गांधी जी की सत्याग्रह तकनीक की। तो पहली है सत्याग्रह, यह एक विचार कभी मरता, ये विचार कभी नहीं करता कि गलत क्या है। ये विचार, सत्याग्रही विचार, ये कभी नहीं कहता करता कि गलत क्या है। वह सदैव सच्चा, अहिंसक और निडर रहता है। दूसरा, एक सत्याग्रही असहयोग एवं बहिष्कार के सिद्धांत पर काम करता है। असहयोग और बहिष्कार। इसके अलावा सत्याग्रह की पद्धति में करों का भुगतान न करना और प्राधिकारी की सम्मान और स्थिति में कमी करना। इसके अलावा सत्याग्रहों में बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय सभी प्रकार की यातनाएं सहने की शक्ति होनी चाहिए। ये यातनाएं सत्य के लिए उसकी आसक्ति का एक हिस्सा है। बुराई के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वाले से अनुराग रखता है, घृणा या द्वेष नहीं। इसके अलावा एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के सामने कभी सिर नहीं झुकाता, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा केवल बहादुर एवं दृढ़ निश्चय सच्चा ही सत्याग्रही केवल बहादुर और दृढ़ निश्चय व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। सत्याग्रह कायर या दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। कायर व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है, जिसका सत्याग्रह में कोई स्थान नहीं है। अन्य शब्दों में, साध्य से साधनों को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, अतः सही साध्य के लिए साधनों का पवित्र होना आवश्यक है। गांधी जी की भारत वापसी। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष एवं उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। न केवल शिक्षित भारतीय अपितु जन सामान्य भी गांधी जी के बारे में भली भांति परिचित होगा था। गांधी जी ने निर्णय किया कि वे अगले वर्ष एक भारत समूचे देश को भ्रमण करेंगे और जन सामान्य की यथास्थिति का स्वयं अवलोकन करेंगे। उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि फिलहाल वह किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई सार्वजनिक कदम नहीं उठाएंगे। भारत की तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं से गांधी जी असहमत थे। नरमपंथी राजनीति से उनकी आस्था पहले ही खत्म हो चुकी थी। वे होम रूल आंदोलन की इस नीति के भी खिलाफ थे कि अंग्रेजों पर कोई भी मुसीबत उनके लिए अवसर है। मतलब इस नीति के भी खिलाफ थे कि अंग्रेजों पर कोई भी मुसीबत जो है हमारे लिए अवसर है, इस नीति के भी खिलाफ थे। यद्यपि होम रूल आंदोलन इस समय काफ़ी लोकप्रिय था, किंतु इसके सिद्धांत गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते हैं। उनका मानना था कि ऐसे समय में जबकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, आंदोलन को जारी रखना अनुचित है। उन्होंने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग अहिंसक सत्याग्रह है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि जब तक कोई राजनीतिक संगठन सत्याग्रह को मार्ग नहीं अपनाएगा, तब तक वे किसी भी संगठन से संबंध नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ करने के पहले 1917 व 1918 के आरंभ में गांधी जी ने तीन संघर्षों चंपारण आंदोलन बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों ही गुजरात में है। तो इस प्रकार तीन सत्याग्रह जो है तीन संघर्षों, पहला है देख लिए, पहले का नाम है चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन, जो बिहार में पड़ता चंपारण, 1917 की बात है। इसको हम कहते हैं प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपाकरण का मामला काफ़ी पुराना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 में हिस्से में नील की खेती अनिवार्य कर दिया। मान लो ये व्यवस्था, मतलब चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ 1917 में? प्रथम सविनय अवज्ञा वही कहते हैं। चंपारण का मामला काफ़ी पुराना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया और इसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। ये व्यवस्था
तिनकाठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया, जिससे नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया गया। इसके कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने लगे, विवश हो गए। किसान भी जो हैं मजबूरन झील की खेती को छुटकारा पा सकते हैं। किन परिस्थितियों में देख कर गोरे बागान मालिक किसानों की व्यवस्था का फ़ायदा उठाना चाहते हैं? उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने की एवज में लगाए गए अन्य करों की दर से अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने उनके द्वारा तय करी गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया गया। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। फलतः गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई और नरहरि पारिख और जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच चंपारण पहुंचे। गांधी जी के चंपारण पहुंचने के अधिकारियों ने उन्हें चंपारण ले जाने का आदेश दिया, किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने को फैसला किया। सरकार के इस अनुचित फैसले के विरुद्ध गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का मार्ग चुनना विरोध का सर्वोत्तम तरीका था। गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई, अतः उसने स्थानीय प्रशासन को स्थानीय प्रशासन को आदेश वापस लेने और गांधी जी को चंपारण वाले आंदोलन की छूट देने के निर्देश में देखें। तो भी यहाँ पर टू का मतलब भी क्या है?